अगर अगर एज अ कहानी पढ़े तो बहुत से सिंबल्स बड़े मजे के, इट वाज समथिंग वेरी टिपिकल आल्सो कल्चरल, हमारे जैसे तीर का है और वो भेस बदल जाना है और औरतों ने वही काम करने, सिलाई कढ़ाई पकाई के। आई थॉट इट्स इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक इस तरह की कहानियां हमारे भी कल्चर में और बाकी भी कहानियां आई थिंक लिटरेचर में इसी टाइप की है। वो भेस बदल जाते हैं, जो अब्बा जान ने कह दिया दैट्स द डेस्टिनी एंड सो ऑन। But if you see a little bit beyond this, there are of course certain messages also. There are moral messages as well at the same time, which is quite. I thought as a story for the kids, it's great. But आप ये देखें कि इसमें वही अमीर लोग, वही nobility, वही शहजादियाँ, वही विच, बहुत सी चीजें बड़ी सिमिलर हमारे सब कल्चर्स में इसी तरह से है। बाबरा चीजें जिनको हम पसंद करते हैं, बहुत अमीर चीजों को पसंद करते हैं, but the moral lessons are also there. Same. That's nice. That's very nice. In a way, interestingly racist also, कि बड़ी खूबसूरत के you know beauty and fair complexion again. बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो बड़ी कॉमन थी हमारी सब कहानियों में। With the French, Russian literature. Russian होते हैं, Russian गोरे ही होते हैं। नहीं, I mean कि हमारे तरफ पास भी तो ऐसी ना भेस बदलने वाली और चुड़ैलें भी हैं, शहजादी भी हैं, और महल भी हैं, और animals turned into like the Beauty and the Beast, ये जो ऐसी कहानियां हैं जी, the frog as the prince or a princess, the bride. I think animals are quite vastly used as a symbol of, I think, starting from purity to manhood. So I just found it interesting. इसमें कौन से, इसमें तो थे animals काफी थे। जी, this is what I think हम लोग भी बचपन में इसी तरह की कुछ अंग्रेजी की कहानियां, कुछ अपनी कहानियां जो पढ़ते रहे। अब आपको शायद याद हो कि तोते में जान हुआ करती थी, तिलिस्माती कहानियां थी, तोते में जान होती थी, और वो जिस वक्त शहजादा पहुंचता था और तोते गर्दन मरोड़ देता था तो उसकी जान निकल जाती थी। So we had similar stories also. बिल्कुल बिल्कुल, that's all आप सही पॉइंट आउट कर रही। और माहम आपने पढ़ी? जी बिल्कुल, अभी अभी पढ़ी है। अच्छा, तो फिर कोई विजडम नजर आया? ये विजडम नजर आया कि उसने जो जानवरों को दोस्त बनाया था वो बड़ा चुन के बनाया था, कि वो बियर भी था जिसमें स्ट्रेंथ थी, और जो हेयर था वो भाग सकता था, और वो जो पाइक थी फिश वो तैर सकती थी, और वो जो डक थी वो उड़ सकती थी। तो काफी कन्वीनियंट हो गया था सब कुछ। That's nice, very very good. और जुबैर साहब आपने पढ़ी? जी तैमूर साहब बिल्कुल पढ़ी। आपके कोई इमीडिएट कमेंट्स? जी यही है, एक तो उसकी नेकियां काम आई, एक तो वो था एस्पेक्ट जो फ्रॉग वाला था वो मुझे समझना है, वो जो बिल्कुल खातून जो उसका फिर मैंने पढ़ा भी था, उसकी अपनी स्टोरी है जो बन जाती है वेलिस क्या उसका जो भी नाम है, उसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो किस तरह से फिट होता है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। गुड, तो वो जरा उस पर रोशनी डालिएगा। बिल्कुल। और दूसरा जो बुक आपने शेयर की थी इसमें वो इलस्ट्रेशंस बहुत प्यारी थी। नो डाउट, सही बात कर। ये रशियन बुक्स बुक है, तो ये बुक का रेफरेंस आप दे देंगे, ये कहीं अवेलेबल है या आपने? ये हमारे बचपन में तो बहुत होती थी, 1970s की है, जब हमारी फेवरेट हमें रात को जो सुनाई जाती थी उनमें से ये भी थी।
बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स आती थी रशिया से उस जमाने में, एज पार्ट ऑफ देयर आई थिंक प्रोपेगेंडा या व्हाटएवर। मगर ये तो खैर फेरी टेल्स हैं। तो कितना केयर से वो प्रोड्यूस करते थे, ये से आप देखें ना, बेस्ट आर्टिस्ट, नेशनल आर्टिस्ट और अच्छे लिखने वाले। तो रशिया में ये बड़ी रिवायत रही है मॉडर्न पीरियड में कि बच्चों के लिटरेचर पे बड़ा उन्होंने, सारी जो कौमें कहीं बढ़ना चाहती हैं तो वो बच्चों से ही शुरू करती हैं। तो बड़ी अच्छी हार्ड कवर ये बुक है, मेरे पास है अभी भी, हार्ड बाउंड, वेरी ब्यूटीफुली प्रोड्यूस्ड, थिक पेपर, प्रिंटिंग, हर चीज कमाल। आई थिंक 70s की है, अर्ली 70s की publication। मॉडर्न जमाने में तो पेपर बैग्स मिलती हैं जो हाथ में पकड़ो तो वैसे ही डबल हो जाती हैं। उनके साथ रोमांस नहीं हो सकता जैसा इन किताबों के साथ हो सकता है। ऐसे ही है। अब देखिए मैं इसमें एक, इतने और लोग आते हैं, आज का जो हमारा सेशन है इसका हमने रखा था द जर्नी पाथ ऑफ द हीरो। ये ऊपर लिखा है इनिशिएटिक जर्नी। तो इससे आपको कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए, यानी कि इसका मकसद तो ये था। देखते हैं और कोई क्या। अक्सा आपने पढ़ी स्टोरी? जी जी मैंने पढ़ी थी। आपको क्या विजडम मिला, या पाथ ऑफ द जर्नी, या कुछ ऐसा नजर मुझे आया? कुछ पॉइंट्स क्लिक हुए थे, जैसे कि देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ पेशेंस के वो वेट के बगैर जाकर जो फ्रॉग स्किन है उसकी वो जला देता है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि सब लोग, सिंस वो एक फ्रॉग की फॉर्म में होती है वो प्रिंसेस, तो उसको जज कर रहे होते हैं कि जो बाकी ब्रदर्स की वाइफ्स होती हैं वो उसको जज कर रही होती हैं और दे मेक फन ऑफ हर। इसके अलावा एक और पॉइंट यह था कि जो एनिमल्स आते हैं वो उनको हंट नहीं करता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर वो आकर उसी को हेल्प बैक करते हैं। तो एक ये पॉइंट था कि अच्छा किया उन्होंने उसके साथ, तो उन्होंने भी इसकी हेल्प की। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे क्लिक किए। जी थैंक यू वेरी मच। और ये आप समझ लें कि एक मॉरल लेसन तो बड़ा ही क्लियर है। ये ज़रीन आपा ने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि इसमें हमें अच्छाई और अच्छी जो खसलतें हैं उसका जो फल है, और जो गलतियां भी हैं कि इम्पेशंस, तो ये आप ये भी एक लेवल पे तो आप देखें ना कि बच्चे को जो ये पढ़ के सुना रहे हैं तो बहुत क्लियरली कुछ वर्च्यूज और कुछ बुराइयां उस तक पहुंच रही हैं। तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन तैमूर साहब देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि बचपन में हमें भी ऐसी कहानी सुनाई, लेकिन अगर आप चाहें ना, द लेस प्रिविलेज्ड उनको फैसिनेट तो ये सब कहानियां जिसमें नोबिलिटी और प्रिंसेस और उसका बदल जाना और वो मावराई चीजों का हो जाना, but deep down it does leave a certain element of envy which is not positive, and it grows in the children के भाई हम क्यों ऐसे और हम क्यों ऐसे नहीं। और instead of looking at the morals, obvious, क्योंकि moral और इसकी फिलॉसफी तक पहुंचने के लिए आपको एक एज चाहिए, आपको एक समझ चाहिए। लेकिन उससे पहले या तो माँ बाप समझाए कि मॉरल्स को पहले देखो, ये पैराबल्स है, ये सिंबल्स है, व्हाटएवर, बट द चिल्ड्रन देन क्वेश्चन, लाइक यू नो, आई रिमेम्बर माई सेल्फ ऑल्सो, एंड उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा झारा की दोस्तों, there were questions about these riches and this kind of you could say scene। तो ये भी एक चीज है कि इसको बड़ी केयरफुली पेरेंट्स को भी फॉरवर्ड करना है, टू टेक द मॉरल्स आउट ऑफ इट, एंड यू नो द काइंडनेस एंड द एनिमल, वो पेट्स जो आजकल हम रखते हैं उसे रिलेट करना। बट आई थिंक इट ऑल्सो कैन लीव एन इम्पैक्ट विच आई हैव सीन ऑन लिटिल किड्स, जैसे कि जी शहजादी, मैं शहजादी नहीं हूँ, that sort of a thing, you know, it comes to their mind। ये मतलब कि आज की कहानी तो नहीं है, ये तो उसी दौर की कहानी है ना, जब बादशाह लोग हुआ 100 साल पहले तक तो यहाँ भी बादशाह ही थे, पूरी दुनिया में ही बादशाह थे। ये तो वर्ल्ड वॉर्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुआ है। तो ये तो उसी जमाने की कहानी है ना, जब ये सब चीजें होती थी। तो वो तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। और जाहिर जैसे आप कह रही फैसिनेशन। असद आपने पढ़ी? जी सर पढ़ी।
आपको क्या विजडम मिला? अच्छा, ये जो भी बातें डिस्कस हुई, ये सारी चीजें भी एक these things came to mind। और फिर उसके अलावा जो चीज मैंने आपसे एक्चुअली पूछनी भी थी, जो नंबर्स हैं, 3 sons 3 wives, और फिर there were 3 instances जहाँ पे the Tsar tasked his sons, और फिर the Vasilisa, she got the better of the other 2 wives, और वो सब कुछ। तो से ये चीज़ भी थोड़ी सी फैसिनेटिंग है कि why is it 3। और फिर अभी मैं वही एक्चुअली डॉक्यूमेंट कर रहा था कि और कहाँ पे नंबर्स यूज हुए हैं, तो डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द क्लास। जी जी बिल्कुल। ये सारा आपने पढ़ी कहानी? जी पढ़ी। तो आपको क्या इसमें हीरोज जर्नी या कोई विजडम मिला? बाकियों ने तो बताया, गिना अभी आई है, न से पूछेंगे, पहले आप बता दें। Okay, so I think I looked more from I think basic wisdom, basic idea is the same. Go beyond superficial beauty or superficial standards. Perhaps that is the most I think evident a moral lesson you can say. लेकिन इसका यही है कि this fable or this fairy tale is very common in different versions in different cultures. तो उसमें predominantly उसका यही, this is the main idea. You should go beyond. And I think a role of destiny, probably that was very interesting to see how destiny goes. Like everybody tries their luck. Everybody goes after their destiny, after their destiny, other than just carved paths already for them. Or इसी तरह से एक और point I think that was interesting. It was about how in like usually in kingdoms the law of inheritance is like कि आप बड़े बेटे हैं, you will ultimately be the heir. लेकिन अब यहाँ पे ये है कि okay, everybody goes and everybody tries, and the destiny gives you something different, and that can reward the social norms and ideas. मतलब इस तरह की in a sense it starts from there. अभी हम फिर पढ़ते हैं कि भाई वो एरोज जो शूट करते हैं तो वो तो बिल्कुल इन अ सेंस चांस लग रहा है ना, जैसे आप कह रही हैं वो तो डेस्टिनी है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी उस पे वो भी, और बॉल ऑफ थ्रेड भी, वो जो उसने ओल्ड मैन ने दिया था उसे कि बॉल ऑफ थ्रेड को फॉलो करो विदाउट एनी फियर। क्या बात, ये तो अब ये पढ़नी पड़ेगी, जल्दी से अभी पढ़ते हैं। गिना आप अभी बता दें आपको क्या इसमें चीजें नजर आई? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो भी चीजें डिस्कस हो रही हैं, यही ओवरऑल यही इसमें चीजें मुझे नजर आ रही हैं कि एवरीथिंग इज मीनिंगफुल, और even if something doesn't appear to be meaningful, it is still meaningful. उसके अंदर कोई ना कोई राज है। जैसे इसमें आम से एनिमल्स इस तरह की चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई मीनिंगफुल कुछ उनमें है, ऐसी चीज, कुछ मैजिक इस तरह का है उनमें। और ये थ्रेड वाली बात, हाँ ये मैंने एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है ये स्टोरी, तो हाँ ये दिस इज वेरी ट्रू। ये भी थ्रेड को मैं भी सोच रही थी कि ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है। हाँ, और वो जैसे उसको कहता है कि फियरलेसली आपने इसको फॉलो करना है, तो मे बी विद पेशेंस, और एक रास्ता आपके सामने जैसे जैसे अपीयर हो रहा है आप उसको फॉलो करते जाएं। शायद ये चीज फियरलेस होने का शायद मीनिंग यही है कि आप विदाउट बीइंग इम्पल्सिव आप उसको फॉलो करें। तो मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि मुझे लग रहा है कि इसमें एक फेथ का बड़ा अहम वो है, ट्रस्ट एंड फेथ। हाँ अच्छा, फेथ भी एक ऐसी चीज है ना, मतलब मुझे यहाँ पे ज्यादा ये फील होता है कि जैसे एक कंपोजर सा होता है एक पर्सनालिटी में, एक पेशेंस के साथ, विदाउट रशिंग इनटू थिंग्स, विदाउट फोर्सिंग सिचुएशंस। तो ये चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद डेस्टिनी को एक्सेप्ट करना भी इसी को कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे ख्याल है फिर हम इसको पढ़ लें, क्या ख्याल है? Can I just quickly comment, Taimoor साहब? अगर देखिए एंड पे
stitching and the cooking and the best of gains for the husband, or the royalty and the rewards. So औरत का किया हुआ इस तरह काम आया उसको. काफी यानी काफी रिच है, और ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है. द फ्रॉग, इसको हम जरीना भी पढ़ सकते हैं, जारीना भी पढ़ सकते हैं कि रानी कह ले. अब एक तरफ फ्रॉग है और उसका, ये भी एक सोचने वाली बात है. Long, long ago, there was a Tsar who had 3 sons. One day, when his sons were grown to manhood, the Tsar called them to him and said, "My dear sons, while yet I am not old, I should like to see you married and to rejoice in the sight of your children and my grandchildren." And the sons replied, "If that is your wish, father, then give us your blessing. Who would you like us to marry? Now then, my sons, you must each of you take an arrow and go out into the open field. You must shoot the arrows, and wherever they fall, there will you find your destined bride." अच्छा, ये जो मोटिव है ना कि इस तरह से चलाना तीर, ये भी एक बड़ा एंशिएंट और कॉमन एक मिथिकल मोटिव है. इसका जिक्र कुमारस्वामी ने अपनी इसी तरह पुरानी स्टोरी की किसी की एनालिसिस में किया, जो मुझे याद नहीं है, मगर इसमें ये कॉमन है, यूनिवर्सल है. इसमें जाहिर है एक तो एस्पेक्ट डेस्टिनी का है. The sons bowed to their father, and each of them, taking an arrow, went out into the open field. अच्छा, ये ओपन फील्ड भी बड़ा स्पेशल है. मैं वो फिर इंशाल्लाह आर्टिकल ढूंढ के ना शेयर करूंगा. There they drew their bows and let fly their arrows. The eldest son's arrow fell in a boyar's courtyard. ये कोई एरिस्टोक्रेट को कहते हैं रशियन फ्यूडल सिस्टम में. Boyar's courtyard, and was picked up by the boyar's daughter. The middle son's arrow fell in a rich merchant's yard, यानी कि अच्छे घरानों में गिरे उनके, and was picked up by the merchant's daughter. And as for the youngest son, 𝗁𝗍 𝗵𝗵, his arrow shot up and flew away, he knew not where. ये थोड़ा सा miraculous arrow था. He went in search of it, and he walked on till he reached a marsh. And what did he see sitting there but a frog with the arrow in its mouth? Said 𝗁𝗍 𝗵𝗵 to the frog. ज़ुबैर साहब, आप पढ़ना चाहेंगे? जी सर, पढ़ लेते हैं. Frog, frog, give me back my arrow. But the frog replied, "I will if you marry me." "What do you mean? How can I marry a frog?" "You must, for I am your destined bride." 𝗁𝗍 felt sad and crestfallen, but there was nothing to be done, and he picked up the frog and carried it home. 3 weddings were celebrated. His eldest son, the Tsar, married to the boyar's daughter, his middle son to the merchant's daughter, and poor 𝗁𝗍 𝗵𝗵 to the frog. Some little time passed, and the Tsar called his sons to his side. "I want to see which of your wives is the better needlewoman," said he. "Let them each make me a shirt by tomorrow morning." The sons bowed to their father and left him. 𝗁𝗍 𝗵𝗵 came home and sat down and hung his head. And the frog hopped over the floor and up to him and asked, "Why do you hang your head, 𝗁𝗍 𝗵𝗵? What is that troubles you?" Father bids you to make him a shirt by tomorrow morning," said the frog. "Do not grieve, 𝗁𝗍 𝗵𝗵, but go to bed, for morning is wiser than evening." 𝗁𝗍 𝗵𝗵 went to bed, and the frog hopped out to the porch, cast off its frog skin, and turned into 𝗁𝗍 the wise and clever, a maiden fair beyond compare.
She वैसे यहाँ clapped पे her hand. जी हाँ, हम बारी बारी कर लेते हैं, यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ या असद आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी इससे मैं एक कमेंट करना चाह रहा था. हाँ, The morning is wiser than the evening. यही कि भाई ऐसे आप ही अगर परेशान हो तो चुप करके सो जाएं, कोई ना कोई जो है ना सोल्यूशन आ जाएगा. ये एक मुहावरा है. अच्छा चलें ठीक है. She My clapped her hands and advisor used to, एक minute. My advisor used to sign off his email always with the similar kind of a proverb, and it used to say, "Evening knows what morning never knew." So the idea was opposite, like evening was wiser as compared to the morning. So this is interesting. It might also say maybe like youth is more appreciated as compared to, I don't know. Like नहीं, नॉर्मली इसमें वो विजडम है कि टाइम जो है ना दैट्स द बेस्ट टीचर, कि आप टाइम दे दें, परेशान ना हो. जी, I think we've also learned to sleep over a problem. वही Sleep over a problem, usually you get the solution. It comes to the head because there's no chaos anymore in the head. चले जुबैर लेकिन ये साहब, तो एक आप एक पेज और पढ़ लें, फिर अगला फिर कोई और पढ़ ले. लेकिन ये एक सवाल था मेरा, ये जो दूसरा इन्होंने सारा ने बताया, इसमें ये तो बिल्कुल उल्टी बात है. वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो वक्त गुजर रहा है वो अच्छा है, अगले का पता नहीं है, कुछ ऐसी बात है? नहीं, ये जैसे अभी जरीना आपा ने कहा ना, कई दफा बड़े परेशान होते हैं, उसमें नहीं, वो तो हाँ. इस किताब में है. ये जो सारा ने जो एग्जांपल दिया कि इवनिंग इज बेटर देन द मॉर्निंग, वो वाली मैं है तो कह कुछ. रहा हूँ ये वही बात है, मैं तो वही कह रहा हूँ अच्छा, ना कि वो एक ही बात है कि जस्ट गिव अ प्रॉब्लम सम टाइम एंड नॉर्मली सॉल्यूशन अराइव्स इफ यू गिव इट सम टाइम. सही. उस वक्त तो लग रहा होता है ना इररिजॉल्वेबल है. ठीक. तो एक तरह की तसल्ली भी है कि कोई नहीं, मॉर्निंग इज वाइजर देन इवनिंग, या सुबह कहा कि भाई इवनिंग इज वाइजर देन मॉर्निंग. मुझे तो एक ही सेंस लग रहा है. चलें देखते हैं आगे. हाँ जी. अच्छा जी. She clapped her hands and cried, "Come, my women and maids, make haste and set to work. Make me a shirt by tomorrow morning, like those my own father used to wear." In the morning, 𝗁𝗏 awoke, and there was the frog hopping on the floor again, but the shirt was all ready and lying on the table, wrapped in a handsome towel. 𝗁𝗏 was overjoyed. He took the shirt and he went with it to his father, who was busy receiving his two elder sons' gifts. The eldest son laid out his shirt, and the Tsar took it and said, "This shirt will only do for a poor peasant to wear." The middle son laid out his shirt, and the Tsar said, "This shirt will only do to go to the baths in." Then 𝗁𝗏 laid out his shirt, all beautifully embroidered in gold and silver, and the Tsar took one look at it and said, now this is a shirt to wear on holidays." The two elder brothers went home, and they spoke among themselves and said, "It seems we were wrong to laugh at 𝗁𝗏's wife. She is no frog but a witch." Now the Tsar again called his sons. "Let your wives bake me some bread by tomorrow morning," said he. I want to know which of them is the best cook." Ivan hung his head and went home, and the frog asked him, जी माहम आप पढ़ेंगी? Why are you so sad, 𝗁𝗏 Ivan? Said 𝗁𝗏 Ivan, "You are to bake some bread for my father by tomorrow morning." "Do not grieve, 𝗁𝗏 Ivan, but go to bed. Morning is wiser than evening." And her two sisters-in-law, who had laughed at the frog at first, now sent an old woman who worked in the kitchen to see how she baked her bread. But the frog was clever and guessed what they were up to. She kneaded some dough, broke off the top of the stove, and threw the dough down the hole. The old woman ran to the two sisters-in-law and told them all about it, and they did as the frog had done. And the frog hopped out onto the porch, turned into 𝗁𝗏 the wise and clever, and clapped her hands. "Come, my women and maids, make haste and set to work,"
cried she. By tomorrow morning, bake me some soft white bread, the kind I used to eat at my own father's house. In the morning, 𝗫𝗏 Ivan woke up, and there was the bread all ready, lying on the table and prettily decorated with all manner of things, stamped figures on the sides and towns with walls and gates on the top. 𝗫𝗏 Ivan was overjoyed. He wrapped up the bread in a towel and took it to his father, who was just receiving the loaves his elder sons had brought. Their wives had dropped the dough into the stove as the old woman had told them to do, and the loaves came out charred and lumpy. The Tsar took the bread from his elder son, he looked at it, and he sent it to the servants' hall. He took the bread from his middle son, and he did the same with it. But when 𝗫𝗏 Ivan handed him his bread, the Tsar said, "Now that is bread to be eaten only on holidays." And the Tsar bade his three sons come and feast with him on the morrow, together with their wives. Once again, 𝗫𝗏 Ivan came home sad and sorrowful, and he hung his head very low. And the frog hopped over the floor and up to him and said, "Croak, croak, why are you so sad, 𝗫𝗏 Ivan? Is it that your father has grieved you by any unkind word?" "Oh, frog, frog," cried 𝗫𝗏 Ivan, "how can I help being sad? The Tsar has ordered me to bring you to his feast, and how can I show you to people?" Said the frog in reply, "Do not grieve, 𝗫𝗏 Ivan, but go to the feast alone, and I will follow later. When you hear a great tramping and thundering, do not be afraid. But if they ask you what it is, say, 'That is my frog writing in her box.'" So 𝗫𝗏 Ivan went to the feast alone, and his elder brothers came with the wives, who were all dressed up in their finest clothes and had their brows blackened and roses painted on their cheeks. They stood there and they made fun of 𝗫𝗏 Ivan. "Why have you come without your wife?" asked they. "You could have brought her in a handkerchief. Wherever did wherever did you find such a beauty? You must have searched all the swamps for her." Now the Tsar with his sons and his daughters-in-law and all the guests sat down to feast at the oaken tables covered with embroidered clothes. Suddenly there came a great tramping and thundering, and the whole palace shook and trembled. The guests were frightened and jumped up from their seats, but 𝗫𝗏 Ivan said, "Do not fear, honest folk. That is only my frog riding in her box." And there dashed up to the porch to the Tsar's palace a gilded carriage drawn by 6 white horses, and out of it stepped 𝗫𝗏 the wise and clever. Her gown of sky blue silk was studded with stars, and on her head she wore the bright crescent moon, and so beautiful was she that it could not be pictured and could not be told, but was a true wonder and joy to behold. She took 𝗫𝗏 Ivan by the hand and led him to the oaken tables covered with embroidered clothes. The guests began eating and drinking and making merry. 𝗫𝗏 the wise and clever drank from her glass and poured the dregs into her left sleeve. She ate some swan meat and threw the bones into her right sleeve. And the wives of the elder sons saw what she did, and they did the same. They ate and drank, and then the time came to dance. 𝗫𝗏 the wise and clever took 𝗫𝗏 Ivan by the hand and began to dance. She danced and she whirled and she circled round, and everyone watched and marveled. She waved her left sleeve, and a lake appeared. She waved her right sleeve, and white swans began to swim upon the lake. The Tsar and his guests were filled with wonder. Then the wives of the 2 elder sons began dancing. They waved their left sleeves and only splashed mead over the guests. They waved their right sleeves, and bones flew out on all sides, and one bone hit the Tsar in the eye, and the Tsar was very angry and told both his daughters-in-law to get out of his sight. In the meantime, 𝗫𝗏 Ivan slipped out, ran home, and finding the frog skin, threw it in the stove and burnt it. Now 𝗫𝗏 the wise and clever came home, and she at once saw that her frog skin was gone. She sat down on a bench, very sad and sorrowful, and she said to 𝗫𝗏 Ivan, "Ah, 𝗫𝗏 Ivan, what have you done? Had you just waited, had you but waited just 3 more days, I would have been yours forever. But now farewell. Seek me beyond the thrice-lined lands and the thrice-tenth tsardom, where lives 𝗁𝗁 the deathless." And 𝗫𝗏 the wise and clever turned into a grey cuckoo bird and flew out of the window.
Tsarevich Ivan cried and wept for a long time, and then he bowed to all sides of him and went off he knew not where to seek his wife, Vasilisa the wise and clever. Whether he walked far or near, for a long time or a little time, no one knows, but his boots were worn, his caftan frayed and torn, and his cap battered by the rain. After a while, he met a little old man who was as old can be. चलिए अब किसी और को कोई और पढ़ना चाहे तो और पढ़ सकते हो। कौन पढ़ेगा? Taimoor Sahib, can I comment on something just interesting that crossed my mind? जी The 𝗁𝗏 is the eldest son of the emperor. और वो देखिए उसकी बीवी को भी कितनी परफेक्शन के साथ दोनों को परफेक्ट को, क्योंकि उसने ही इज गोइंग टू इनहेरिट द क्राउन, हायरार्किकली बादशाह उसने बनना है, तो उसकी बीवी और वो इतने परफेक्ट होने चाहिए कि ये उनका कॉन्डक्ट है, ये काइंडनेस है, ये एबिलिटीज है, whether they're domestic or they're hunting and whatever, and obedience, like he's obedient to. So he's the eldest son of the emperor, who has to have everything as a personality, him and his wife, to be perfect. I just thought of that. हाँ देखें, अभी तो देखें अब क्या होता है। Tsarevich is the youngest son. He is the youngest. सही कह रहे हो। असद आपने तो पढ़ लिया, सारा आप पढ़ना चाहेंगी? Sure. Good youth, 𝗁𝗐, what do you seek, and whither are you bound? Tsarevich Ivan told him of his trouble, and the little old man, who was as old can be, said, Tsarevich Ivan, why do you burn the frog skin? It was not yours to wear or to do away with. Vasilisa, the wise and clever, was born wiser and cleverer than her father, and this so angered him that he turned her into frog for 3 years. Well, it can't be helped now. Here is a ball of thread for you. Follow it without fear wherever it rolls. Tsarevich Ivan thanked the little old man, who was as old can be. He went after the ball of a thread, and he followed it wherever it rolled. It can open a field. He met a bear. Sorry, where did it move? 1 second, I lost it. In an open field, he met a bear. He took aim and was about to kill it. But the bear spoke him in a human voice and said, "Do not kill me, Tsarevich Ivan. Who knows, but you may have need of me someday." Tsarevich Ivan took pity on bear and let him go, and himself went on. By and by he looked, and lo, there was a drake flying overhead. Tsarevich Ivan took him, but the drake said to him in a human voice, "Do not kill me, Tsarevich Ivan. Who knows, but you may have need of me someday." And Tsarevich Ivan spread the drake and went on. Just then a hare came running. Tsarevich Ivan took aim quickly and was about to shoot it. But the hare said in a human voice, "Do not kill me, Tsarevich Ivan. Who knows, but you may have need of me someday." And Tsarevich Ivan spared the hare and went further. He came to the blue sea, and he saw a pike lying on the sandy shore and gasping for breath. "Take pity on me, Tsarevich Ivan," said the pike. "Throw me back into the blue sea." So Tsarevich Ivan threw the pike into the sea and walked along the shore. Whether a long time passed by or little man, no one knows, but by and by a ball of thread rolled into a forest, and in the forest stood a little hut on chicken's feet, spinning around and round. Little hut, stand as once you stood, with your face to me and your back to the wood, said Tsarevich Ivan. The hut turned its face to him and its back to the forest, and Tsarevich Ivan entered. And there on the edge of the stove ledge by Baba Yaga
𝗬𝗵𝗿𝗂, the witch with the switch. In a pose, the pose she liked best, her crooked nose to the ceiling pressed. What brings you here, good youth? Asked Baba Yaga. Is there aught you come to seek? Come, good youth, I pray you speak. Said 𝗪𝗏 Ivan, first give me food and drink, you old hag, and steam me in bath, and then ask your questions. जी, अब कोई और पढ़ना चाहेगा? अक्सा या ज़िना? आप दो रह गए। जी, can you hear me? जी जी बिल्कुल सही आवाज आ रही है। So Baba Yaga steamed him in the bath, gave him food and drink, and put him to bed. And then 𝗪𝗏 Ivan told her that he was seeking his wife, Vasilisa the wise and clever. I know where she is, said Baba Yaga. 𝗁𝗃 is the deathless, has her in his power. It will be hard getting her back, for it is not easy to get the better of 𝗁𝗃. His death is at the point of a needle. The needle is in an egg, the egg in a duck, the duck in a hare, and the hare in a stone chest, and the chest at the top of a tall oak tree, which 𝗁𝗃, the deathless, guards as the apple of his own eye. 𝗪𝗏 Ivan spent the night in Baba Yaga's hut, and in the morning she told him where the tall oak tree was to be found. Whether he was long on the way or not, no one knows, but by and by he came to the tall oak tree. It stood there, and it rustled and swayed, and the stone chest was at the top of it, and very hard to reach. All of a sudden, lo and behold, the bear came running, and it pulled out the oak tree, roots and all. Down fell the chest, and it broke open. Out of the chest bounded a hare, and away it tore as fast as it could. But another hare appeared and gave it chase. It caught up the first hare and tore it to bits. Out of the hare flew a duck, and it soared up to the very sky. In the twice the drake was upon it, and it struck the duck so hard that it dropped the egg, and down the egg fell into the blue sea. At this, 𝗪𝗏 Ivan began weeping bitter tears of how could he find the egg. आपकी आवाज गायब हो गई। नहीं, आपका ना वो कनेक्शन लो हो रहा है। But all at once the pike came. जी, जी। चलिए आखिरी थोड़ा सा जो है ये गिना आप पढ़ दें। जी एक सेकंड जी आवाज आ रही है मेरी? But all at once the pike came swimming to the shore with the egg in its mouth. 𝗪𝗏 Ivan cracked the egg, took out the needle, and began trying to break off the point. The more he bent it, the more 𝗁𝗃, the deathless, writhed and twisted, but all in vain. For 𝗪𝗏 Ivan broke off the point of the needle, and 𝗁𝗃 fell down dead. 𝗪𝗏 Ivan then went to 𝗁𝗃's palace of white stone, and Vasilisa the wise and clever ran out to him and kissed him on his honey-sweet mouth. And 𝗪𝗏 Ivan and Vasilisa the wise and clever went back to their own home and lived together long and happily till they were quite old. Excellent, thank you. तैमूर साहब, इसमें वो जो डॉल्स नहीं रशियन, वो मुझे एकदम याद आ गई। this into this into this, वो छोटी सी डॉल, then you know in the womb of this bigger doll is the smaller and the smaller. इसमें भी कुछ इसी तरह से वो उसके अंदर, वो उसके अंदर. So probably you know there is this creation and support system and the motherly thing of being able to provide. वो कुछ डॉल्स नहीं, वो रशियन रंग बिरंगी जो होती लकड़ी की,
वो मुझे याद आ रही है जी इसमें। जी, वो भी, वो इस सारे के पीछे असल में सिंबलिज्म है बड़ा डीप, इवन आई मीन इन दोज डॉल्स आल्सो, एवं नहीं है, उनके पीछे बहुत, उस पे आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको मिलेगा। और इसमें इस स्टोरी में भी जितने एलिमेंट्स हैं ना, ये रशियन फेरी टेल्स के काफी स्टैंडर्ड एलिमेंट्स हैं, और हमारी स्टोरीज में भी होते हैं। इन सब पे हम डिटेल में और मैं चीजें आपको भेजूंगा। अभी तो जो जहन, अभी इसका एक एनालिसिस करता हूँ। माहा, आप क्या कह रही हैं प्लीज? अगर आप एनालिसिस कर ही रहे तो मुझे बस ये जानना था कि विसेलेसा द वाइज को उसके बाप ने क्यों सजा दी थी? बिकॉज शी वाज वाइजर एंड क्लेवरर, व्हाई वाज दैट अ बैड थिंग? पता चलेगा ना, जब पहले ये पता चलेगा कि वो व्हाट इज शी अ सिंबल ऑफ। इसमें बड़ा ही फेरी टेल्स में जिन्होंने काम किया है, तो अभी हम देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम 10 मिनट की ब्रेक ले लें। हाँ, पहले बात कर लें, अभी जो क्वेश्चन है वो आ जाए। जी असद। सर जिस मैंने स्टार्ट में कहा था, जो ऑड नंबर्स का यूज है पूरी स्टोरी में, तो वो कहाँ पॉइंट आउट करता है, किस डायरेक्शन में हमें कहता है देखने के लिए? 3 sons 3 wives 3 tasks by the czar। 3 दिन और वो रुक जाता, पेशेंट होता सारा वश। तो फिर मैं उसकी बात कह रहा हूँ जब वो फ्रॉग का सूट बर्न कर देता है। फिर Also she was जो punished for 3 years. जार है, या एग्जैक्टली 3 years वो आ गए। और सिर्फ एक और चीज जो मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वेसेलिसा है, उस तक पहुंचने के लिए सैराविच ने 7 hurdles, like he crossed them, और number 1 needle, egg, duck, hair, the stone chest, the tall tree, और फिर उसके बाद 𝗁𝗁𝗏 himself जिसने सब कुछ डिजाइन किया था। तो the numbers 3 and the number 7, what do they point towards? 7 आपने कहाँ से, 7 कहाँ से आया मुझे याद नहीं आ रहा। और सर 7 हो सकता है गलत हो, लेकिन मैंने जो सर 7 है जहाँ the hurdles which Cyrus had to cross in order to get to Vasilisa। हाँ, वो भी तो, हाँ वो भी तो है ना, वो थ्राइस 9, वो 27 उसने कुछ कहा, वैलीज, अच्छा वो था थ्राइस 9 वाला था ना, वैलीज एंड क्या सीज और समथिंग, वो मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी हम पहुंचेंगे उस पे जब वो ओल्ड मैन मिलता है, वो भी वो देख लेंगे। विसेलेसा जब जा रही होती है उसमें क्या होता है कि seek me beyond the thrice 9 lands in the thrice 10 tsardom where lives 𝗁𝗁𝗏 the deathless। अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है, और कोई इस तरह का सवाल टाइप हो तो बताइए, फिर हम 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर इसका एनालिसिस पेश करेंगे। ठीक है। और एक सिंबलिज्म पता चल जाए कि वो ग्रे कुकू बर्ड में क्यों टर्न हो गई थी। और किसी में टर्न हो नहीं सकती थी। ये असल में थोड़ी सी रिसर्च आप बाद में खुद भी कीजिएगा, एक एक एलिमेंट के पीछे बड़ी शायद स्टोरी निकलेगी। मैं आपको एक खाका दूंगा ना, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि जितना गौर करेंगे इसमें चीजें निकलेंगी। तो अभी है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेते हैं। तो फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल से दिस कि इसके जाहिर है ये एक फोक टेल्स है कि काफी लेवल्स हैं। एक तो मॉरल लेसन्स हैं और वो क्वालिटी की बात है, क्वालिटीज की बात है और बुराई अच्छाई की बात है। मगर इस इतना ऑब्वियस है, इसमें जो मिराकुलस एस्पेक्ट इस स्टोरी का इतना ऑब्वियस है कि ये जो मेन जिस हेडिंग के नीचे हमने आपसे शेयर किया है वही सबसे ज्यादा इसमें वाजे है। वो एस्पेक्ट क्या हुआ फिर, और जो इंसान की स्टोरी है, जो हम शायद पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूँ या नहीं कर चुका तो अब करना चाहूंगा, कि बहुत ज्यादा फेरी टेल्स जो हैं, कई अक्सर बहुत ज्यादा वो जिसमें जर्नी आती है और ये टेस्ट आते हैं, जैसे हमने देखा था फायर बर्ड वाली में भी, कि दैट इज रियली द जर्नी ऑफ द सोल बैक टू फुलनेस। इट इज द स्पिरिचुअल जर्नी, इसलिए इसे इनिशिएटिक टेल
या उसका सिंबल या उसका मेटाफोर लिया जाता है इस। और इंसान हमेशा से जानता था कि इंसान का मकसद ही है कि वो इंसान बने, यानी कि जो उसकी लॉस्ट होलनेस है, जो बेसिकली एज हमारे दोस्त अब्बास साहब कहेंगे, वो आज मौजूद हैं खामोशी से, कि बेसिकली ये है, इट इज द जर्नी ऑफ द सोल बैक टू द स्पिरिट। तो ये मैं आपसे पहले भी कहा था, पिछली टेल में भी ऐसे ही था, उसमें भी तीन काफी आ रहे थे, 3 भाई थे, वो याद होगा, वो फायर बर्ड थी, हॉर्स था, फिर प्रिंसेस थी, उसमें भी 3 उसके लेवल्स थे, और उसका भी एक हेल्पर था जो वुल्फ था। हमने यही कहा था कि जो स्टोरी है ना इनिशिएट की, हीरो इन दैट सेंस, द स्पिरिचुअल वेफेयर, इट इज अ स्टोरी ऑफ द सोल, मैरिज ऑफ द सोल एंड द स्पिरिट। तो इसी से आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो डिटेल्स में जाए बगैर, और ये बादशाह का सिंबल असल में यह है कि बादशाह को भी सिंबॉलिकली ही देखा जाता था पुराने कल्चर्स में, और था भी, जाहिर है कोई भी चीज़ बेमानी नहीं होती ना, जो प्री मॉडर्न कल्चर्स में कोई भी चीज़ बेमानी नहीं होती, कोई भी फंक्शन बेमानी नहीं होता। इसी से पता चल जाता है कि जो बादशाह को हमारे ट्रेडिशन में क्या कहते हैं, ज़िल्ले सुभानी, द शैडो ऑफ गॉड। ऑलरेडी लाइक इस कायनात पे खुदा की हुक्मरानी है, तो जो भी किसी लीडरशिप पोजीशन में होगा वो उस फंक्शन का ही सिंबल होगा। तो उस तरह देखें तो इंसान जो है वो खलीफतुल्लाह है। ये वही बात है ना कि ही इज द, इन द सेंस खलीफे को आप किंग कह लें, representative, all kings are representatives of God. Therefore जो किंग होता था उसको पोप जो है वो ब्लेस करता था, तो वो किंग होता था, वरना नहीं हो सकता था। खैर वो एक अलग पूरा, ये हर चीज की एक मानवियत है। उस तरह से देखा जाए तो वी आर ऑल किंग्स, और ये वर्ड्स इस्तेमाल भी होते हैं एंशिएंट, कह लो सेक्रेड टेक्स्ट में। और उस तरह से ये जो प्रिंस है, यानी कि इसको इस तरह भी कहा गया है कि ये जो इनिशिएट्स हैं, दे आर लाइक द प्रिंसेस ऑफ लाइट। तो ये सिंबलिज्म क्रॉस होता है, मुख्तलिफ एक चीज का सिंबल बना लेते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अब जो वो इनिशिएट्स हैं वो तो गरीब ही होते हैं, मगर कहा जाता है कि दे आर द रियल किंग्स ऑफ द अर्थ। हमारे यहाँ भी ये कहते हैं कि जी हम बाबा मियाँ मीर के दरबार जा रहे हैं, बिकॉज ही इज द रियल किंग। तो हमें थोड़ा सा ये रिजिड तरीके से सोचने के बजाय मानवी चीज, और जिस तरह हमारा कल्चर ने हमें सिखाया है, और इन स्टोरीज में भी वही वर्ल्ड व्यू या वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स आ रही है। तो ये एक पहला मोटिव आ गया। फिर जैसे आपने देखा कि जो कहीं भी बात वापस नहीं आती, और डेस्टिनी भी जो है वो, ये बड़ा जबरदस्त, इसमें इसका मुझे आर्टिकल भूल गया है, मगर उसमें कुमार स्वामी जो इस हवाले से लाते हैं वो जो है ना ट्रायल ऑफ, ये इंडियन मिथ्स में भी है। उसमें क्या है कि जो एरो एम्ड एट द सन, वो भी कई स्टोरीज में आता है, और उसमें फिर बो एंड एरो का तो सिंबल बड़ा ये सेक्रेड एक वो है। इसमें वो भी आता है ना, किसका, राम का, जब वो सीता का, when he wins the hand of Sita, he miraculously strings the bow। चलो वो एक अलग पूरा सिंबलिज्म है बो का, एरो का। अभी हम देखते हैं ये सिर्फ बेसिकली डेस्टिनी का सिंबल है। अच्छा, यही तरह की कई स्टोरी स्टार्ट होती हैं कि वो जो प्रिंस होता है वो शिकार पे गया होता है, और वो किसी हिरन का पीछा करते करते, तो वो भी इसी तरह एक तरह सेंस डेस्टिनी उसको ले जाती है। एनीवे, इसको हम अब छोड़ते हैं। तो ये उनके तो डेस्टिनी के हवाले से मुख्तलिफ कोर्टयार्ड्स में चले गए। इसका जो है वो मिराकुलस तरीके से उड़ता चला गया, और एक मार्श में गया, और वहां जाके फ्रॉग के पास गया।
अब इस फ्रॉग के नाम में ही छुपा हुआ है कि ये सिर्फ फ्रॉग नहीं है, ये एक, अगर वो शहजादा है तो ये शहजादी है। अब वो तो बाद में पता चलेगा। फ्रॉग फ्रॉग, अब वो कहती है कि यू मस्ट फॉर आई एम योर डेस्टिन्ड ब्राइड। अब इधर मैं आपसे इंशाल्लाह आर्टिकल शेयर करूंगा। दिस फ्रॉग इज अ सिंबल ऑफ द सोल। ये पुरानी स्टोरीज में अक्सर रेप्टिलियन दिखाई जाती है। इंडियन स्टोरीज में नागाज यानी कि द वाटर सर्पेंट्स, वाटर अगेन, एंड द नागाज आर और द स्नेक्स आर सिंबल ऑफ द बरज़खी जो रेल्म है, यानी कि साइकिक रेल्म जो है, क्योंकि सोल इज बेसिकली साइकिक। साइकी यानी आप समझ रहे ना मेरी बात। हमने कई दफा बात की है कि एक अगर मटेरियल रेल्म है, एक साइकिक रेल्म है और एक स्पिरिचुअल रेल्म है। जी माहम। जी मैं, आपने भी मेंशन किया तो मैं यही सोच रही हूँ कि बेसिकली तो ये जो क्रीचर्स हैं ये लैंड पे भी हैं और वाटर में भी हैं, तो उसकी भी डुअलिटी इसके अंदर आ जाती है। मगर इधर हम अगर जो एसेंशियल बात है उस पर फोकस करें तो फ्रॉग क्योंकि मार्श में रहता है, वंस अगेन एज यू जस्ट सेड, इट्स कनेक्टेड टू द वाटर। इन द इंडियन टेल द गर्ल इज डॉटर ऑफ द सर्पेंट किंग। अभी मुझे नाम याद आ जाएगा, वो मैंने स्टोरी शायद आप लोगों से शेयर की होगी। तो शी इज ऑल्सो फाउंड इन दिस मार्श। जो ये मिड, इधर कहने का मकसद ये है अक्सर इन स्टोरीज में कि एक तो है ना बॉडी सोल एंड स्पिरिट की डिवीजन याद रखनी है। तो जो फॉलन सोल है उसको दिखाया है एज द फ्रॉग, और स्टोरीज में जैसे कहा उसके और भी सिंबल्स हैं। और मकसद क्या है, उसको वाटर और गंदे पानी से जोड़ना, यानी कि मार्श से जोड़ना। तो ये इसका सिंबलिज्म, इस पे बहुत ही मास्टरफुल आर्टिकल है कुमार स्वामी का, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वो उसमें इसको तरह तरह से बताया, उसको संस्कृत सोर्सेस से समझाया है कि व्हाई दिस इज सो। तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, आप खुद ही पढ़िएगा। जी अक्सा। या बर्ड ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं एज कम्पेयर टू अदर? आपके वो शो, आप फिर से बोले, आप बोले। कैन वी अज्यूम कि कुछ एनिमल्स या बर्ड्स ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, सीक्रेट होते हैं देन अदर्स, लाइक जी जी जाहिर है। या वो एनिमल्स जो चीट फाड़ नहीं करते, मतलब दूसरों को नहीं खाते, दूसरे एनिमल्स को नहीं खाते? जी जी, वो अब अलग अलग एंगल से हम सिंबलिज्म देखते हैं ना। यहाँ जो सिंबल बिल्कुल तरह तरह से है। कई एनिमल्स तो डायरेक्टली रेवलेशन में उनको, क्योंकि हर एनिमल जो है वो भी डिवाइन सिफात का ही मजहर है। तो इधर एक बड़ा ट्रेडिशनल सिंबलिज्म काफी से कहना चाहिए। ये किसका शोर आ रहा? हाँ एक्चुअली वो अच्छा, इंटरनेट इशू कर रहा था, इसलिए मुझे मैं सुन नहीं सकी आपने क्या कहा। हाँ मैं कह रहा हूँ अभी सिंबलिज्म तो है ही है अलग, बिल्कुल। कोई एनिमल्स का कुछ सिंबलिज्म होता है किसी का, जैसे जो बर्ड्स हैं वो एंजल से, जनरली स्पीकिंग बर्ड्स का एंजल से होता है। ईगल का खास होता है सन के साथ रिलेशनशिप। सन और ईगल दोनों स्पिरिट के सिंबल्स होते हैं, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जो स्वान है वो भी स्पिरिट का एक खास सिंबल है जी। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल इस पे मतलब है, ये पूरी एक तरह की आप कह रहे साइंस है। इस पे आप जब पीछे जब स्टडी करेंगे तो हमें काफी इसमें चीजें मिल जाएगी। अभी मैं अगर ये फ्रॉग वाली बात अपना जुबैर साहब, अब अगर मैं एक और जुमला कह लूँ फिर आप लोगों से पूछता हूँ। अब देखिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपको तो पूरी स्टोरी पता है, अभी थोड़ी देर में होने अगला स्टेप आने वाला है कि वो जो लड़की है, क्या वैसेल, क्या नाम है उसका, वैसेलिसा है ना,
ठीक है ना, वो जो है, वो जो जिससे इसकी शादी होती है, जी सर यही नाम है। वेसेलिसा ना। तो बेसिकली जो जो फ्रॉग सिंबल है हमारी सोल का इन इट्स फॉलन एस्पेक्ट, और वेसेलिसा इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट। ये सारी स्टोरी का जो है ना एसेंशियल पॉइंट है। तो इसके बाद काफी चीजें समझ आ जाएंगी। और हम तो ये जब हमें समझ आ गया तो हम ये चीजें सारी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि असल पॉइंट हमें समझ आ गया है। तो अगर वो स्पिरिट है तो देन शी हैज ऑल दीज मिराकुलस पावर्स और सुपरनैचुरल चीजें है ना। और उसकी बड़ी पावर, कम माय विमेन एंड मेड्स, ये स्पिरिट की पावर्स मानी जाती हैं अलग तरह से। और इसमें एक और पॉइंट था, हाँ क्लेवर वाली बात भी बड़ी प्यारी थी। वो कहाँ पे आता है, वेसेलिसा द वाइज एंड क्लेवर। ये भी क्योंकि आपको तो अब तक पता ही है कि जो स्पिरिट है उसको उसी को इंटेलेक्ट कहते हैं पुराने मानूम, विच इज द डिवाइन इन अस। जब वो अपनी नॉलेज की एंगल से देखा जाता है तो उसको इंटेलेक्ट कहते हैं, जब उसको उसके लाइट के एस्पेक्ट से देखा जाता है तो उसको स्पिरिट कहते हैं। तो ये पॉइंट ये भी उस देखे ना, बड़ा क्लियरली उस तरफ इशारा हो रहा है। एंड अ मेडन फेयर बियॉन्ड कंपेयर, क्योंकि स्पिरिट को जब जितना भी मैक्सिमम, इट्स द लाइट ऑफ गॉड, तो उससे खूबसूरत क्या चीज हो सकती है। और वही हमारी हकीकत है, या वही उस तक पहुंचना इंसान का मकसद है। जी जुबैर साहब, यहाँ तक आप हमारे साथ हैं कि उसी वक्त निकल गए जुबैर साहब, उसी लम्हे। जी असद, फिर आप बताएं। जी जी सर, जो आपने बताया वो तो समझ आया। जो इनिशियली भी हमने डिस्कस किया कि जो दैट स्टेटमेंट which the frog is making, that the morning is wiser than the evening, तो सर यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प चाहिए in order to interpret this। तो my mind is going towards what we have already read। तो हमने ये पता है कि as the time passes or as the cosmos has grown, फिर जो the later entities which came into existence are less wholesome, are less, they have less wholeness and are less wiser। तो is it okay, is this the right direction to go into? मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ उसके साथ जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि as the time passes the less wiser we are becoming। हाँ जी, तो as the वो day ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टोरीज के जरिए और सारा जो हम प्री मॉडर्न कल्चर्स का विजडम इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाना था ना, चाहे वो ये बच्चों की स्टोरीज हो। सारा पॉइंट ही हमारा इस कोर्स में यही दिखाना है कि जो विजडम है ट्रेडिशनल कल्चर का, उसका मकसद क्या है। वो इंसान के अंदर वो है ना, जना जाग इश्क दी सीने जाग सवेरे रोशन, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं मियां मोहम्मद बख्श। हमने पिछली दफा पढ़ी थी ना सैफुल मलूक, जिन्हा तलब किस्से दी होसी सुन किस्सा खुश होसन, जिन्हा जाग इश्क दी सीने जाग सवेरे रोशन। तो ये देखिए, ये हजारों साल पहले के बुजुर्गों ने ये स्टोरी बनाई, और ये 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। वो भी एक शहजादे का सफर दिखा रहे हैं, और वो हमें खोल के पहले ही बता रहे हैं कि शहजादे का सफर नहीं है, ये तुम्हारा अपना सफर है, और बैक टू यूनियन विद गॉड, बिकॉज दैट्स योर नेचुरल स्टेट। ये जो वक्त गुजरने से क्या हुआ है, हम अपने ही रूह से दूर होते 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 अब बॉडी से ज्यादा अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारी स्टोरीज एक वापसी के सफर को बता रही हैं कि इंसानियत पे लाखों साल गुजर चुके हैं और वो अपनी हकीकत भूल चुकी है। हर एज में प्रॉफिट्स एंड सेंट्स ने यही हमें, तो ये उसकी एक बड़ी खूबसूरत और मिस्टीरियस सी कह लें एक। अभी मेरे ख्याल से जुबैर साहब गायब हो गए थे। जुबैर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि आप यहाँ तक हमारे साथ हैं कि जी आपने जी, मिस कर दिया हो? नहीं मैं आपके साथ हूँ।
ये पॉइंट था कि द फ्रॉग इज अ सिंबल ऑफ द सोल, द फॉलन सोल, बट इनसाइड द सोल is the spirit which is miraculous, which is beautiful, which is clever and wise. ये बेसिक स्टोरी के जो है ना वो है। और इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि इसके अपने वो इसकी अपनी मतलब है कि उसमें डेस्टिनी का एक बड़ा हाथ है, प्री डेस्टिनी का भी हाथ है, और ये हकीकत है। मतलब है कि इसलिए सेंट्स को इलेक्ट कहा जाता है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं बन सकते। मगर ये एक आगे चलते हैं जी। बाकी तो आपने इसलिए उसकी सारी मिराकुलस चीजें तो आपने देख ली, वो एक से एक मिराकुलस है। इवेंचुअली वो जो शराब है वो बन जाती है लेक, और वो जो हड्डियां हैं वो, तो ये इसमें इस पे जितना गौर करें आप उसके सिंबल्स को मजीद देख सकते हैं। मगर हम मोटा मोटा आगे चलते हैं। ये तो हो गई ना, जिसने जाना था और अपनी एंट्री करती है इतनी जबरदस्त किस्म की। और ये ऐसे ही बात नहीं है कि वो गिल्डेड जिसमें आती है बगी में, गिल्डेड जो है ना, जो गोल्डन कलर है, दैट इज ऑलवेज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिट। एंड द 6 हॉर्सेस अगेन आर वाइट हैं ऊपर से, तो एक से एक सिंबल है। तो ये आगे ना, गिल्डेड कैरेज ड्रॉन बाय 6 white horses। इसके सारा ये स्टार्स एंड ये क्रेसेंट, ये जो 2 एस्पेक्ट्स है ना, सन एंड मून भी इसी का है समझो। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है आपको पता ही है, वो इधर गलती कर देता है, यानी कि वैसे जनाब आप वो खत्म कर लें, उसके बाद फिर मैं कर लेता हूँ कभी। आप अपनी बात खत्म कर लें। हाँ, मैं कोई नहीं, मैं तो गौर ही कर रहा हूँ, आप बोले। वो मैं असल में ज़हन में मेरे आ रहा था कि एक पॉसिबिलिटी, ये जो 3 एरोस थे और ये 3 सन्स वाला, तो उसमें एक ये भी तो इसमें सिंबलिज्म मुमकिन तौर पर हो सकता है कि सोल को अगर हम नंबर 3 के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करें तो उसके 3 मोड्स होते हैं, इंटेलिजेंस, विल, सेंटिमेंट। तो कुछ लोग होते हैं जिनमें इंटेलिजेंस का एलिमेंट डोमिनेट होता है, कुछ में विल का, कुछ में सेंटिमेंट का। तो ये जो एरो थ्रोइंग है बेसिकली शायद वो अपनी, मेरे ख्याल अपनी डेस्टिनी या अपनी वोकेशन पहचानने का अमल हो कि कौन इनमें से एक होगा जिसपे विल का एलिमेंट डोमिनेट होगा, एक पे सेंटिमेंट का, एक पे इंटेलिजेंस। तो इसी तरह वो स्पिरिचुअलिटी के भी इसी लिहाज से 3 पास है ना, मारफा, महब्बा, मखाफा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है इसको, पॉसिबली, आई डोंट नो। और दूसरा ये जो 6 हॉर्सेस वाला, ये तो कमाल ही है, जैसा आपने बताया कि सोल को नंबर 6 के कॉन्टेक्स्ट में भी तो एनालाइज किया जा सकता है ना, कि ये जो तीनों मोड्स हैं और हर मोड को हम 2 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, पहली बात तो बहुत अच्छी थी। इसमें ये है कि ये हॉर्सेस जो स्पिरिट के तरफ जा रहे हैं ना, जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, असल में मैं कह रहा हूँ कि वो 6 हॉर्सेज जो हैं उन पर राइड कर रहा है। मैं इसको रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि सोल के तो 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो जो 7वां है वो बेसिकली वो ओरिजिन है जिसमें से ये 6 एस्पेक्ट्स निकल रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत है डेफिनेटली वो जी जी, वो स्पिरिट की तरफ ही है, कि वो स्पिरिट ही है बेसिकली, जो कि फिर उसी के रिफ्लेक्शन जो है, मोर डिफरेंशिएटेड रिफ्लेक्शन वो सोल में नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ 6 एस्पेक्ट्स, जिसमें ये तीनों जो इंटेलिजेंस, विल, सेंटिमेंट हैं, ये फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अच्छा, इसमें हाँ, मैं आगे चलना चाहूंगा ये, क्योंकि स्टोरी अब ड्रामेटिक हो जाती है कि देखिए उसको बगैर पूछे ये एक तोहफा मिला, उसने उसकी कदर नहीं की है एक तरह से। ये एक कह ले उसको, उसकी जर्नी का असल में स्टार्ट है कि बाय ग्रेस और बाय उसको ये एक झलक मिली इस हकीकत की, और क्योंकि वो तैयार नहीं था तो वो एक कुछ देर लम्हे उसने एंजॉय की और वो फिर गायब हो गई। अब उसको वो सफ़र करना है, विच इज, सफ़र से मुराद जर्नी करनी है, विच इज़ द हीरोज जर्नी, विच इज़ द जर्नी ऑफ द इनिशिएट। उसको किसी भी तरह से उसने पढ़ा, उसको कोई ऐसा वाकया हुआ कि ही गॉट अ ग्लिम्प्स ऑफ रियलिटी, जिसने उसमें ज़ाहिर तलब पैदा की, और उसको पता चल गया मैंने उसकी तलाश में जाना है उस, ठीक है ना।
तो ये तो एक जिंदगी का सफर है ना। तो फिर वो जो वो कह के भी जाती है 27 lands and 20 अच्छा thrice 9 lands and thrice 10 tsardoms, 27 आ गया और ये आ गया 30। कितना इंटरेस्टिंग है वैसे। एक इन सेंस लूनर हो सकता है, नंबर एक जो है वो सोलर हो सकता है, अभी हम उसमें नहीं जाते। देखिए ना, ये अगर लूनर है तो लैंड जो है इन सेंस पैसिव है और जो किंग है वो एक्टिव है। खैर इसमें भी नहीं जाते। तो खैर ये इसको यानी कि एक बहुत लंबा सफर करना है। और फिर वो ये जो है ना, ये एक देव टाइप चीज है, केओटिक फिगर है, डेथलेस भी है, इसका नाम है इट्स लाइक अ जायंट कह लो या जो भी। इस पे मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा, विकिपीडिया में भी है स्पेशल। और वो देखिए बर्ड में चेंज होती है, एक इनोसेंट बर्ड जो है ना। ये जो डव्स और इस तरह की चीजें, ये आपको पता है क्रिश्चियन आइकनोग्राफी में भी डिवाइन स्पिरिट के लिए यूज होती हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर जनाब उसको मिल जाता है गाइड, और ऐसे ही नहीं मिल जाता, बहुत लंबा सफर। यानी कि वो इंसान तो चाहे वो कहते हैं ना कि तुमने, अब और भी ऐसी स्टोरीज हैं कि तुमने जितने भी ग्रेन्स ऑफ सैंड हैं वो नापने हैं। एक को ये कह दिया कि तुम ये लोहे के जूते पहनो, जब ये घिसेंगे, जब तक घिसते नहीं है तुम चलते रहो। तो कहने का मकसद ये कि ये जो सफर है नफ्स का रूह की तरफ, ये नाकाबिले अबूर सफर है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है लिमिटेड का और अनलिमिटेड का वो नहीं तय कर सकता इंसान अपनी लिमिटेड सोर्सेज से। मगर उसने अपना इरादा दिखाना है, उसने चलना है। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूहानियत का भी असूल है। जी जी माहम, आप इसमें मेरे साथ हैं? जी बिल्कुल। कि जी जो अब जैसे वो एक किताब बड़ी खूबसूरत, उसमें एंड ये करते हैं कि ऑल genuine spiritual experience proves that God is infinitely close to us, but we are infinitely far from him. So he says that man finds himself in front of a mountain which he must remove with his own hands. He starts digging and the mountain remains. He goes on digging with faith and the mountain disappears. It was never there. ये बताया गया है कि खुदा तो इधर ही है, बहुत करीब है, मगर उसके और हमारे दरमियान एक पहाड़ है, हमारे अपने नफ्स का कह लें या माया का कह लें, जो भी। तो वो एक मिरेकल है उसका हटना। तो ये उसकी तरफ, उन हकायक की तरफ बड़ी कॉन्क्रीटली इन्होंने बताया। देखिए ना कि हिज बूट्स वर worn, काफ्तान फ्रेड, सो ऑन सो फोर्थ, हैं जी। तो फिर उसको फाइनली जब उसका जो है ना रिजॉल्व और उसकी नियत टेस्ट हो गई, तो उसको फिर उसका गाइड मिला, मुर्शिद मिला। तो उसको पहले ही सब पता था। और फादर से मतलब द स्पिरिट कम्स फ्रॉम गॉड, यू सी। और इस पे आप खुद ही गौर कर लें कि देखिए ना, गॉड ब्लू हिज स्पिरिट इनटू एडम। तो वो पॉइंट तो क्लियर है कि सारी गॉड की जो विजडम है वो उसमें आती है, और फिर वही तो स्पिरिट प्रोजेक्ट करती है हमारी सोल को। वो फ्रॉग एक तरह की कैदी है ना, 3 दिन की तो 1 दिन की जिंदगी है, जिसमें इन अ सेंस वो मिट्टी में इनकारनेट हो जाती है। तो ये बिल्कुल बहुत क्लियर सिंबलिज्म, खूबसूरत सिंबलिज्म है। एनीवे, अब ये बॉल ऑफ थ्रेड जो है, ये वो रिश्ता है। आपको पता है रिश्ते वर्ड का मतलब होता है धागा, के जो हमें, जो के यानी कि एक ट्रेडिशन का भी ये, यानी कि जो रूहानी ट्रेडिशन है उस्ताद से शागिर्द वाली बात, क्योंकि वो वापस सोर्स तक ले जाती है। तो ये जो मिराकुलस धागा, ये हमें वापस जहाँ हमें जाना है वहां ले जा सकता है। देखने में कुछ भी नहीं है, इतना सा धागा है, मगर हकीकत में ये हमें जोड़ता है ओरिजिन से। ये उसकी शायद निशानी है मुझे लगता है।
of the initiatic tradition, which is the only way to get back to the source. यानी कि क्योंकि वो prophet से आता है ना, prophet is our link to God. Initiation की बात कर रहा हूँ, prophet से वो उनके साहब में आता है, साहब से आगे 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 सीना to from person to person वो आज भी मौजूद है इस तरह करके। देखें ना ये कितना मजे का है, little old man who was as old can be. So really this is another aspect of the divine spirit, ये initiation, ये जो भी जो God की guiding principle है। अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बेयर हमने ना एक पिछले साल या उससे पिछले साल एक क्लास में इसको डिस्कस किया था, तो एक मेरा ख्याल है इसी स्टोरी में एक पॉइंट आया था, आप अग्री करें ना करें मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, अगर अब्बास साहब उस क्लास में थे तो मुझे ये हमें लगा उस दफा हमने जो इसको किया था कि जो बेयर है, फिर हेयर है, फिर डक है और फिश है, इसको आप ले सकते हैं द 4 एलिमेंट्स ऑल्सो, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। वाटर की फिश है वो जो भी उसका नाम है, और एयर की वो बर्ड है या ड्रेक, हाँ वो जो उर्डी होती है ड्रेक, और अर्थ का ये बेयर है, और हेयर को हम फायर से जोड़ेंगे। ये भी मुझे ना बैक ऑफ माई माइंड है, देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द हेयर एंड फायर। ये आप हैरान होंगे कि वो भी मतलब कि जो ट्रेडिशनल सिंबलिज्म है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा आर्टिकल। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अगला आखिरी पॉइंट ये है कि फिर आगे जाता है, यानी कि नेचर को वो कवर कर लेता है ना, नेचर के साथ हार्मनी में आ जाता है। ये चारों एलिमेंट्स हमारे अपने हैं, इनको हमने इनसे लड़ाई नहीं की, उसने उनको अपने रहम के जरिए राम कर लिया। अब ये अगला सिंबल है बाबा यागा का, द विच विद द स्विच। ये भी आप कह लो माया का सिंबल है, जो दिखाती भी है और छुपाती भी है, तो इसका डबल किस्म का रोल होता है। आप पढ़िएगा, मैं आर्टिकल शेयर करूंगा विकिपीडिया और दूसरे, कि ये कई दफा अपने विक्टिम्स को पका के खा जाती है और कभी हेल्प करती है। और ये जो घूम रहा है इस पे भी आप गौर कीजिए, मुझे तो इतनी समझ नहीं आई, मगर यही है कि ये जो माया है उसकी तरफ शायद इशारा है। और फॉरेस्ट जो है वो हमेशा सोल के सिंबल होता है, कि वी हैव टू एंटर आवर ओन सोल, इट्स लाइक अ डार्क फॉरेस्ट टिल वी रीच दिस सेंटर ऑफ द सोल। सेंटर ऑफ द सोल क्या है, जो उसका नेगेटिव पहलू देखें तो ये जो सोल है ये एक तरह का, जैसे अभी बता रही थी कि वो डॉल विद इन अ डॉल विद इन अ डॉल, तो ये कहा गया है कि द सोल इज नॉट का मतलब जीरो, which hides behind 1,000 veils। ऐसे भी बुजुर्गों ने कहा, बुद्धिस्ट और या हिंदू, के जो नफ्स है या सोल है, इट्स लाइक उन्होंने लिया है अनियन, प्याज का सिंबल लिया कि आप उसको खोलते जाएं, परते एंड में कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये जो है ना एक ये इसके अंदर जो ये वेलिंग और एक ये एलिमेंट है, ये उसका उधर पहुंच गया ना, ये टू द रियलिटी ऑफ द हाइडिंग एस्पेक्ट ऑफ द सोल। तो फिर देखिए मुझे लगता है कि इसको जो साफ करते हैं ना, ये भी बड़ा है कि प्योरिफिकेशन का ये मरहला मुझे लगता है। तो फिर इसको वो बताती है, ये फिर वो फाइनल नेगेटिव फोर्स है जिसको इसने अबूर करना है। इस पे फिर आप लोग खुद ही रिसर्च कीजिएगा कि इन एलिमेंट्स का क्या मतलब है। तो वो मर तो नहीं सकता, मगर उसने अपनी सोल को यहाँ छुपाया होता है ताकि कोई उसको मार ना सके, तो वही उसका मसला पड़ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे। इसमें आखिरी सिंबल मैं बयान करूंगा, ये ओक ट्री जो है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली हमने कौन सी स्टोरियां पढ़ी थी जिसमें ये, हाँ जो क्रिएशन मिथ्स थी उसमें हमेशा ट्री होता है, और यूरोपियन ट्रेडिशन में ओक ट्री वर्ल्ड, यानी कि वंस अगेन it signifies the center. So the hero has reached the center. अपनी सोल के हायर पॉइंट पे ऐसी जगह पहुंचा है, which is the center क्या है, स्पिरिट है।
तो जो ट्री है इट इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिट, रूह का सिंबल है, आपको पता ही है। और फिर ये बाकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं रोकता हूँ इस पर, अब आप लोग खुद ही गौर कीजिएगा। तो कोई यहाँ तक बात करनी हो तो करें। एक चीज तैमूर साहब मुझे ना कभी समझ नहीं आई है कि ये इसमें देखें, इसमें स्टोरी में भी और बाकी स्टोरीज में भी ना लक या किस्मत का या डेस्टिनी का जो रोल है वो बहुत बयान किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। अच्छा, मैं अपने एक्सपीरियंस को अगर देख के बात करूं तो मुझे लगता है कि टॉकिंग अबाउट वुमेन पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है कि उनकी किस्मत में इन अ वे जो कुछ उनके सामने आ रहा होता है लाइफ में, अगर वो उसको वैसे ही फॉलो करती रहें, आई डोंट नो वो कभी अल्टीमेट रियलिटी की तरफ कभी उसके बारे में सोच पाएँ या नहीं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो जिस तरह से प्रेस्क्राइब्ड रोल्स हैं ना सोसाइटी के, वो शायद उसी में रह जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगेंस्ट द नॉर्म्स, मे बी अगेंस्ट द डेस्टिनी जो कि आपके आसपास के लोगों ने आपके लिए सोची होती है, उसके अगेंस्ट थोड़ा सा जाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो मतलब आप बिल्कुल वेट एंड सी नहीं कर सकते, ये चीज़ मुझे फील होती है। या फिर इसका मतलब ये है कि बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आपको जो चीज़ सही लग रही है आप उसके लिए स्टैंड लें। शायद यहाँ पे डेस्टिनी का मतलब ये है जिसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। इसे यहाँ उस मानी में नहीं है। देखिए इसको तो कितनी मुश्किलात काटनी पड़ी, सारा कुछ हुआ ना। और मगर इधर पॉइंट ये नहीं, इधर पॉइंट ये है कि डेस्टिनी तो है इसमें। वो मतलब है कि आपकी ये यानी कि इस सिस्टम में इधर जस्ट अ फैक्ट बताया है ना, इस पे आप खुद ही गौर करें। मगर इसमें वो मुझे एस्पेक्ट नजर आता है कि भाई डेस्टिनी तो है। मतलब इवन इफ समबॉडी इज पुटिंग एफर्ट, तो ये भी डेस्टिनी ही है उसकी। अगर वो थोड़ा सा रिबेल है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद से जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी डेस्टिनी ही है उसकी। जाहिर है वो तो है ही है, वो तो बात आपकी सही है। हाँ जी सर। I think गिना का पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट गोज बैक टू द सेम आइडिया ऑफ फ्री विल। और फिर इसकी कि फ्री विल कैसे पैदा होती है, फ्री विल कहाँ से आती है। इज इट लाइक सम पीपल से कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल यू लाइक सर्टेन कलर, तो उसकी वजह बिकॉज ये है कि आपकी जेनेटिकली आप उस तरह से म्यूटेड हैं, आप यू हैव सर्टेन प्रेफरेंसेस। सो व्हेन चिल्ड्रन आर इवन बोर्न, very early on you can start seeing their personalities, कि आपको पता चलना हो जाता है कि वो एक certain उनकी preferences हैं, they like certain kind of foods. So all those things, some things are in you already and then there are certain circumstances as well. So जो आपके reactions to the circumstances and no matter how limiting they are, कि आप अगर rebellious हैं तो वो rebellion कहाँ से आ रही है, मतलब there is something which is causing that. Maybe that's again you know, that is maybe something in environment, maybe something in genes as well, something like that. So अगर बात सुने ना, this story is not discussing particulars, it is discussing an archetype of the hero's journey. ये आप यानी कि it can be every person's journey. But I think not any particular, ये किसी particular person की जर्नी नहीं कह रहे, ये जो भी इस सफर पे निकलेगा उसके लिए ये सूदमंद साबित होगी, क्योंकि सफर के एस्पेक्ट्स नहीं है। हाँ, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ना जो गिना लेके आ रही है, आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि औरतों को देखिए। इस स्टोरी के अंदर भी जो वो है मैन है, ही इज गोइंग ऑन हिज जर्नी। एक औरत आज के दौर में भी अपनी जर्नी पे निकलना चाहे तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट। नहीं, ये इसका कोई वो नहीं है। देखें नहीं, कहने के चाह रहा हूँ कि सो कॉल्ड मॉडर्न पर्सपेक्टिव से आप मिडिवल टाइम्स को रिस्ट्रिक्टिव देखें तो मगर उसमें जितने सेंट्स आपको मिलेंगे औरतों में भी और मर्दों में, तो इट इज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल सर्कमस्टांस, इट्स कंप्लीट। वो कहने को कितने मुश्किल सर्कमस्टांस हैं यूरोप में स्पेशली, मगर वो एक और बात है। या तो एक तरह की दायमी बातें हो रही ना, आर्कीटाइप उसको ही कहते हैं ना,
नहीं which is accessible at all times. इसको आप देखें, they travel the world a lot, मतलब उन्होंने बहुत Sorry? सफर किया. जितने भी आप मेजर सूफीज को देखें ना, सूफी ट्रेडिशन, उसमें ट्रैवलिंग एक बड़ा मेजर कंपोनेंट है. लेकिन औरतों के लिए ट्रैवल करना कभी भी हिस्टोरिकली इजी नहीं रहा. तो जरूरी भी नहीं है ना. आप देखें, आप नहीं समझ रही कि that external circumstance is in a sense secondary to the spiritual quest. आपको मैं क्या बताऊं, अब एक आपको मैं बयान करता हूं ना, यानी कि ये मतलब एम्पिरिकली देखें ना या ऑब्जेक्टिवली देखें, तो अब मेरे जहन में आ रही है एक जर्मन मिस्टिक, आई थिंक फ्रॉम द 13th century. I'll share her music and her writing with you. She confined herself to her cell, so to speak. वो जो monastery थी उसमें एक कमरा था, and she was, मतलब कि बिशप्स आके उनसे मशवरा करते थे. यानी कि ये लोग, इसमें क्या, इसमें जो राज है वो ये है कि वो जहाँ पे ये जर्नी हो रही है वो हमारे अंदर हो रही है. ये जो फॉरेस्ट है ये हमारे अंदर है, और वो जो ओक ट्री है वो भी हमारे अंदर है. उसके लिए चाहे वो मंक्स हो या नन्स हो, अक्सर वो दुनिया से दूर होके किसी जगह पे कन्फाइन हो जाते थे सालों साल के लिए भी. आज भी ऐसे लोग हैं. तो यानी कि इट हैज नथिंग डू विद, तो फॉर सम पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डेस्टिनी और मिजाज और व्हाटएवर और फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैवल, outward travel becomes a very strong support for not becoming, you know, rolling stones don't gather moss wala scene है कि वो, these are all supports according to your situation. मैं तो extreme case कह रहा हूँ कि वो जो नन थी वो उस कमरे में सारी जिंदगी रही और वो पूरी कायनात की सैर कर आई. वो सैर को उन्होंने लिख भी दिया, पेंट भी कर दिया, और जो उन्होंने सेलेस्टियल म्यूजिक सुना वो म्यूजिक आज तक जिंदा है. 800 साल हो गए. तो इट हैज नथिंग डू, यही तो पॉइंट है. हम उसको एक्सटर्नल पैमाने से तो नहीं नाप सकते. एक चीज शायद ऐसे है तैमूर साहब के, जिस तरह के लैंग्वेज के मीनिंग्स जो है ना, वो जैसे जैसे डिके होती गई है लैंग्वेज, या शायद सारी लैंग्वेजेस डिके होती गई हैं, तो उस तरह से मुझे लगता है कि डेस्टिनी का मीनिंग जो है ना वो शायद हम फिर गलत लेते हैं. मतलब डेस्टिनी इज प्रोबेबली इनसाइड यू, in your experience, not in the external, not in the events of external world. तो हमें जो डेस्टिनी बताई जाती है वो एक्सटर्नल वर्ल्ड के इवेंट्स हैं. ये बहुत आपने जबरदस्त पॉइंट कहा है, क्योंकि बहुत सही कहा है. इसमें यूं है कि देखें, कोई ये जो इनिशिएटिक जर्नी वाला, हम उसी का इसको आर्केटाइप मान रहे हैं, तो वो अगर एक मोची भी होगा ना, उसको इससे एनालगस एक प्रोसेस से गुजरना होगा. और ऐसे भी गुजरे जो बादशाह थे, वो मगर थे फकीर. यानी कि टेक्निकल लैंग्वेज में जो दरवेश होता है फकीर कहलाता है, क्योंकि दुनिया से खाली होता है. तो उनके जो टेस्ट थे वो उनकी सिचुएशन के मुताबिक थे. जो मोची था या जुलाहा था, कबीर जो थे वो जुलाहे थे, और उनकी कोई जिंदगी आसान नहीं थी. ही यूज्ड टू डू हिज मैनुअल वर्क टू अर्न हिज डेली वेजेस, बट हिज वर्क बिकेम हिज प्रेयर. तो वापदा परवीन गाती है ना, कितने कबीर के दौड़े हैं जिसमें कातने को, क्योंकि वो आवाज आ रही है तो उस आवाज को सिमुलेट कर रहे हैं अपने जिक्र से. वो जो वो कॉटन में से धागा बन रहा है, वो हर चीज जो है ना वो उसको वो सपोर्ट बना रहे हैं फॉर हिज जर्नी. ही इज गोइंग नोवेयर, ही जस्ट सिटिंग देयर वीविंग हिज क्लॉथ्स. So whereas another person might be a soldier, he might be traveling the world, another person might be a beggar. तो मगर कहने का मकसद ये है कि वो जर्नी क्योंकि यही है, तो वो एक्सटर्नल जर्नी है ही नहीं. अच्छा ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिस्कशन था. Taimoor sir, I have a question for you. I actually missed the entire discussion, but मेरा ये पॉइंट है, क्योंकि जब भी कोई फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है तो आपका इमीडिएट रिस्पांस होता है कि जी मॉडर्न लेंस से ट्रेडिशनल चीजों को नहीं देख सकते हम. तो आपका क्या ख्याल है कि जो फेमिनिस्ट है वो ट्रेडिशनल व्यूज से, लाइक हाउ डू यू assume that feminist perspective is modern? In what ways? Because it is. इसमें कौन सी बात, फेमिनिज्म 1940 से पहले था कहीं? कब था बताए ना हिस्ट्री इसकी.
नहीं, फेमिनिज्म तो हर दौर में रहा है, और लेकिन ये और बात है कि एकेडमिकली आप उसको कह रहे हैं कि जी वो 1850s में स्टार्ट हुआ, इन प्रोबेबली इन द वेस्ट पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे इससे थोड़ा सा पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज आई डोंट नो हाउ यू आर अज्यूमिंग कि मॉडर्न पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। मॉडर्न का मतलब है कि सेक्युलर पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव है, उसको मॉडर्न का मतलब टाइम से तो नहीं है ना। आप ये तो सारे आपके कोर्स ख्याल से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव रिलीजियस एस्पेक्ट्स से नहीं देखा जा सकता? मेरा तो नहीं ख्याल। इसको डिफाइन फिर इंसान को और तरह करना पड़ेगा ना, जेंडर से थोड़ी डिफाइन होता है इंसान। इंसान तो रूह से डिफाइन होता है। और ये जो स्टोरी है ये एवरी, जैसे कहते हैं ना लिटरेचर में, एवरी मैन स्टोरी है, जिसमें औरत और मर्द दोनों आते हैं, क्योंकि जो सफर है इट इज ओपन टू ह्यूमैनिटी। ये इनकी मैं बात करता है 𝗫𝗏𝗏𝗵, ये बिल्कुल वैसे ही बात हो गई, मतलब ये हमारा मौजूद तो नहीं था। ये कब की? 1151। तो शी रोट बुक्स ऑन मेडिसिन, शी रोट बुक्स ऑन पता नहीं क्या क्या। She got all of that knowledge through कश्फ, और ज़्यादा पढ़ती भी होंगी वो तो। जी माँ, हम मेरा सवाल फिर से वही है कि जो फ्रॉग ब्राइड थी बेसिकली, जिसको सजा इसलिए मिली थी बिकॉज शी वाज वाइज एंड क्लेवर, और उस विजडम और क्लेवरनेस की वजह से उसने बहुत सारे टेस्ट्स भी क्लियर किए जो उसके मियाँ को उसका बाप दे रहा था, जो बादशाह दे रहा था, कि उसने शर्ट बनानी है और ब्रेड बनानी है। तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि उसको इस बात की सजा क्यों दी उसके बाप ने, दैट शी वाज मोर क्लेवर एंड मोर वाइजर देन द फादर, तो उसने उसको 3 साल के लिए फ्रॉग बना दिया। क्यों जी? वो हम सारे, वो हम सब वही फ्रॉग हैं, हम में भी तो अक्ल है, हम समझते हैं हम अक्ल कुल हैं। अल्लाह मियाँ को अच्छा लगता होगा। ये वही हमारी कहानी है, ये किसी और की नहीं है, कि हमारे पास जो अक्ल है, जो समझ है, वो सारा कुछ is a reflection of God's knowledge and His will and His qualities. तो उस तरह ये सिंबल्स में बात हो रही है ना, कि वो लोएस्ट ऑफ द लो में वो इनकारनेट होगी ना। इन अ सेंस इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस फॉर गॉड टू बिकम। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि वो जो फादर है, फादर तो वही सोर्स को कहते हैं ना, फादर। So father of the divine intellect is the source of our rational intellect, reason. इस पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि when I read the story मुझे ये लगा था, because ये I believe एक रशियन स्टोरी है जो कि early 20th century में लिखी गई, probably around the time of Russian Revolution as well. तो इसमें 2 एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं कि एक तरफ जो लड़कों का बाप है वो एक ऐसी डॉटर इन लॉ की तलाश में है जो who can do all the household chores very well, and on the other hand her father जो कि वो frog बन जाते हैं, her father wants to put her into a frog because he's afraid that he might lose power although he's on deathbed, but still उसने उसे कैद किया हुआ है. So I felt that's more depiction of the Russian society and cultural and the power dynamics within that society also depicted in the fairy tale more than a spiritual aspect of it. सोच रहा हूँ ये, क्योंकि बातें पहले हो चुकी है ना, आप बाद में आई मेरे ख्याल से, तो उसमें हमने So when I read this story, तो इसमें एक चीज मुझे पता चली कि ये जो स्टोरी फ्रॉग और फ्रॉग प्रिंसेस है, this is not particularly only Russian story. It's Slavic and also Greek fables or Aesop की fables, और वो सारी उस जमाने से भी चलती आ रही हैं. So it's not really a time-bound story, particularly created in certain time period. Maybe it's written in different times and time periods in different cultures, but it's not. It's pretty much considered a timeless story. Yeah, but it has cultural annotations. Every culture depicts, like for example, Middle Eastern culture, Indian culture में frog की जगह शायद it is another animal that the woman converts into, and in Greek it's probably another animal.
So that is a cultural symbolism, yeah. Maybe like a little bit of that part, but again वो मैंने पहले शुरू में बात की थी कि ये जो सिंबलिज्म है ना, इट्स इन अ सेंस यूनिवर्सल। इसको इसीलिए कहते हैं कि ये टाइम बाउंड नहीं होता और ये हमें जगह जगह पे रेवलेशन में रीइंफोर्स होता हुआ नजर आता है। तो इंडियन इसमें बेसिक पॉइंट क्या है, फॉर एज सिंबल ऑफ द सोल वो होगा रेप्टिलियन होगा और वाटर से रिलेटेड होगा, क्योंकि सोल जो है वो साइकिक एंटिटी है, बॉडी जो है वो मटेरियल एंटिटी है, और जो स्पिरिट है वो स्पिरिचुअल या लाइट या डिवाइन एंटिटी है। तो ये उसके सिंबल्स हैं और बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड और बड़े कंसिस्टेंट हैं अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। तो फ्रॉग का भी जैसे मार्च में रहता है, इट इज सॉर्ट ऑफ उस तरह का ही चीज है। तो इंडियन स्टोरी में वो नागन है, यानी कि नेवल जो भी उसका नाम है, शी इज द डॉटर ऑफ द serpent king, which means that she belongs to the psychic realm. Serpents in Indian tradition signify the subtle realm, the barzakhi जो है। तो ये पॉइंट था उसके फ्रॉग होने का, और उसके अंदर ही वो प्रिंसेस थी ना। the spirit is an even interior, more interior dimension of the soul. सोल के सेंटर में वो डिवाइन स्पार्क है, वरना सोल मर जाए, वही बॉडी मर जाए। तो ये हमने शुरू में बात की थी, मेहर शायद आपने मिस कर दी, कि कुमार स्वामी ने इस पे बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा, शायद मैंने शेयर किया हो या ना वो किया हो, पहले जो हमने स्टोरी की थी खिजर की, उसके ज़मीन में मैंने किया था, उसमें एक फुटनोट एंड में वो यही बातें उस पर बेस्ड हैं। तो उन्होंने सिंबलिज्म पे बहुत इंडिक सिंबलिज्म से बड़ी ज़बरदस्त ये बातें की हैं कि ये एनीवे तो इसमें तो बहुत सारे सिंबल्स हैं, स्पेशली द फॉरेस्ट, देन द लॉन्ग जर्नी, these are common to all these journey of the hero, which are sort of impossible journeys, which is once again a very beautiful symbol of really this impossible journey, कि अपनी महदूद जगह से इंसान इन्फिनिट तक पहुंच जाए, हो ही नहीं सकता। इसको हमारे भी शोरा ने कैसे कैसे किया है। पिछली क्लास में हमने सैफुल मलूक देखी, वो भी इसी बेसिकली यही स्टोरी थी। पहले उसको झलक मिल जाती है, इश्क में पड़ जाता है, फिर उसको निकलना पड़ता है। इधर भी यही होता है, इसको किसी तरह झलक मिल जाती है, फिर लूज हो जाता है, फिर वो इसी तरह का। Once again, the oak tree is once again a very universal symbol of the divine spirit. हमने देखा था वो क्रिएशन मिथ्स में भी आ रहा है, that is the point। और आपको पता है जेनेसिस की मिथ में भी the tree of life grows in the center of paradise। तो ये इस तरह से यूनिवर्सल है, कहाँ बेबीलोनियन मिथ से लेके हमारे मियां मोहम्मद बख्श की सैफुल मलूक तक 8-10 हज़ार साल का, मतलब क्योंकि कायनात बेमानी तो नहीं है, इसमें हर चीज जो है वो हकीकत का ही सिंबल है, किसी डिवाइन हकीकत का सिंबल है, चाहे एनिमल हो या नेचर हो, और उसी को यूज करता है रेवलेशन भी और सिंबलिज्म भी। और किसी का कोई पॉइंट हो? अक्सा, आपको कहाँ तक ये बात पहुंची? जो बिना का पॉइंट है और उसके बराबर रिस्पॉन्स जो रिश्ते का मीनिंग है वो हम लोग बहुत कंटेम्परेरी फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये मुझे काफी किया पॉइंट। इसके अलावा इधर एक स्टोरी के अंदर एक बात थी कि हॉलीडेज की, कि जो शर्ट बनाई थी प्रिंसेस ने और जो ब्रेड बनाई थी, वो हॉलीडेज पे कंज्यूम होने के लिए जो है ना स्टोरी में मेंशन किया होता। तो somehow signifies कि जो हॉलीडेज हैं दे आर टाइम्स टू सेलिब्रेट समथिंग। तो ये चीज मुझे लगती है कि अगर हम इसको लिटरल सेंस में लें तो हॉलीडेज आर टाइम्स जो कि आप सेलिब्रेट करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। इज दैट सो? हाँ, आई गेस इसका मतलब है, अब ओरिजिनल जबान में बच्चों को सुनाते वक्त भी इसमें काफी, इसमें एक साइकोलॉजिकल भी इसका एक जहत है, एक मॉरल जहत भी है, एक जैसे महर कह रही है कल्चरल जहत भी है। जाहिर वो जार कहेंगे, वो राजा तो नहीं कहेंगे ना, जाहिर है रशियन में वो अपना नाम लेंगे, अपनी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे कि एक एरिस्टोक्रेट के सहन में गिरा तीर एक जो है वो मर्चेंट के
इट रिफ्लेक्ट्स द रशियन, वो तो ठीक है, मगर हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिंबल्स को लगा दें। तो जुबैर साहब, आप कोई, अब टाइम खत्म हो गया तो आप रह गए, कोई आपका कमेंट या सवाल? नहीं सर, को खास नहीं है, काफी इसमें चीजें हैं, खोल दी तो फिर वो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। हाँ, मगर मेरे ख्याल इतना मवाद है कि अब आप इसमें खुद गौर भी कर सकते जी, हैं। आप मेरे ख्याल में वो आप कह रहे थे कुछ लिंक्स आप भेजेंगे, वो आप रेलेवेंट वो भेज दीजिएगा। कुछ तो वैसे चैट में भेज दिए, वो आप कहेंगे तो व्हाट्सएप में भेज। आपने भेजी है, ये एक्चुअली चैट अभी लूज हो जाएगी, मैंने देखी नहीं। अगर कोई इसको बस आप जो है गूगल में जाके करें बाबा यागा, फिर आप करें 𝗁𝗲, तो बहुत जी वो तो देख लिए थे। हाँ जी, मेरा ख्याल था कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिस तरह कुमार स्वामी के आप कह रहे थे, वो मैं करूंगा। जी, वो मैं ढूंढ के कर दूंगा। हो सकता है पहले भी किया हो, मगर अब आप उसको दौर रंग से देखेंगे।